अच्छा, देखो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करते हुए हमने ट्रायल बैलेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। हमने ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया और कल जो हमने क्वेश्चन किया जिसमें कुछ एंट्रीज मिसिंग थी, हमने पहले जनरल एंट्री की, उसके बाद लेजर अकाउंट के अंदर उसको एडिशन किया, मतलब दोबारा से लेजर अकाउंट को ठीक किया और फिर उसको ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट किया। ये भी हमने कल करके देख लिया और हमारा आंसर भी ऑटोमेटिकली टैली कर गया था। ठीक है जी, हमने कल की क्लास में किया। लेकिन ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हो गया ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर्स का। ये छोटा सा एक ऐसा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आगे समझना है अगले चैप्टर के अंदर जाके, इसके लिए पूरा एक चैप्टर बना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में एरर्स कितने तरह की होती है। हमको दोबारा एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में गलतियां होती हैं, इंसान से गलती होती है और गलतियां कितने तरह की होती हैं। ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं, ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाती हैं, और कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ी जाती। ठीक है जी, ये टॉपिक को यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर ऐसा गिवन है, ये टॉपिक टाइप ऑफ एरर बुक में गिवन है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको अभी लाइट डाल दूं, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बता दूं। उसके बाद डिटेल के अंदर इसको दोबारा से आप पढ़ोगे एक बार, जब आप पढ़ोगे चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां फिर से आप पढ़ोगे देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स, हाउ एरर कैन बी फाउंड, हाउ वी कैन ट्रेस एरर्स, कौन सी एरर्स ट्रेस हो सकती हैं, कौन सी ट्रेस नहीं हो सकती। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से सिर्फ इतना सीखना बहुत था कि अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी डिफरेंस आए तो उस डिफरेंस को हम क्या दिखाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जिस भी साइड में डिफरेंस आता है उस साइड पे हम क्या दिखा देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, सिर्फ इतना सही था। लेकिन सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि एरर मिल गई, गलती मिल गई। सस्पेंस अकाउंट इज जस्ट हेल्पिंग अस टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, ताकि हम अपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर सके और अकाउंट्स को फाइनलाइज कर सके। और सस्पेंस अकाउंट का मकसद ये नहीं होता कि एरर को छिपा दिया जाए, हमें एरर को ढूंढना होता है और सस्पेंस अकाउंट को वहां से हटाना होता है और एरर को सही करना होता है। और यही काम हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में है और मैडम इसमें से क्वेश्चन भी पुट करती हैं, यहां भी ये सेम चीज पढ़ोगे, आगे भी सेम चीज पढ़ोगे, तो इसलिए एक बार हल्का हल्का इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है कि कितने तरह की एरर होती हैं। तो हमने एरर को दो तरह से डिवाइड किया, एक वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और दूसरी वो जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है जी, तो लिखो आप मेरे साथ फटाफट जल्दी से टाइप्स ऑफ एरर्स के अंदर फटाफट लिखो। आप लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर वन, errors affecting the trial balance, error affecting the trial balance, और दूसरी errors not affecting the trial balance। ठीक है जी, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, यानी अगर गलती हो भी जाए तो ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पता लगता, ऐसी भी एरर्स होती हैं। ठीक है जी, जैसे कि एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बहुत तरह के एरर हम पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं है, ये तो चैप्टर बिना बात के लंबा चला जाएगा और दोबारा से ये चीज हमें पढ़नी है, तो फिर से जाके हमें इस चीज को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ फटाफट, सबसे पहले एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, तो लिखो मीनिंग, सबसे पहले लिखो मीनिंग। लिखो इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, if the trial balance does not tally,
then the accountant will proceed to find out the errors and ultimately the error will be located. From the difference in the trial balance. Such errors are called errors disclosed by trial balance. Such errors are called errors disclosed by the trial balance. यानी छोटी सी बात अगर हिंदी में समझे तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ रहा था, अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस को चेक किया और डिफरेंस कहां आ रहा था उसने गलती को लोकेट कर लिया। ऐसी गलतियों को बोलते हैं एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। जिस गलती के होने से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आए और वो गलती पकड़ी जाए, उस गलती को बोलते हैं एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। सर कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जो हो जाए और ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। हाँ, ऐसी भी गलतियां होती हैं। आपका ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली टैली कर जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें गलती होगी, अकाउंट्स में गलती होगी। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था ट्रायल बैलेंस इज जस्ट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, नॉट द 100% एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। फिर याद रखना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है प्लस माइनस का ठीक होना। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट हेल्पिंग अस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, नॉट द 100% एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का टैली होने का मतलब ये नहीं होता कि अकाउंट्स 100% सही है। अकाउंट्स में और भी तरह की गलतियां हो सकती हैं जिनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, और उन्हीं गलतियों के बारे में हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसीलिए बार बार इन गलतियों को हम ज्यादा नहीं दोहराएंगे, शॉर्टकट में पढ़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप चिंता नहीं करना, डिटेल में उस चैप्टर के अंदर फिर से पढ़ा जाएगा। सेम टॉपिक सेम लाइनिंग में दोबारा से लिखूंगा और फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ कि कौन सी गलती हुई और उस गलती का कहां पे इफेक्ट पड़ा और कहां इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं डिटेल में समझाऊंगा उस चैप्टर के अंदर जाके। वो मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्लास 11 का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ऐसा चैप्टर है जो बीकॉम तक पीछा नहीं छोड़ता, तो इसलिए उसको करना तो पड़ेगा ही, है ना। वहां डिटेल में सीखेंगे। फाइन, अभी सिर्फ फटाफट से लिखते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं। अभी टॉपिक खत्म करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस मैंने लिखवा दिया आपको। सबसे पहले कौन सी होगी, तो लिखो सबसे पहली रॉन्ग टोटलिंग। रॉन्ग टोटलिंग बोलो या इसको बोलो रॉन्ग कास्टिंग, CASTING, ये कास्टिंग वर्ड यूज करता है। यानी आपने जो एंट्रीज पास की, मान लो आपने परचेज बुक बनाई, उसकी टोटलिंग में आपने गलती कर दी। एंट्रीज ठीक है लेकिन टोटल में गलती कर दी। मालूम है परचेज बुक का टोटल कहां जाता है? परचेज बुक का टोटल कहां जाएगा? परचेज अकाउंट। तो आपकी परचेज बुक का टोटल ही गलत था, उससे कहां गलती चली गई? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट का बैलेंस कहां जाता है बाद में? ट्रायल बैलेंस के अंदर, वहां गलत हो गया। तो फिर आपका एक सेट नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग कास्टिंग। अगर रॉन्ग टोटलिंग हो गई, गलती से टोटल करते हुए अगर आपने गलती कर दी किसी भी बुक के अंदर, चाहे वो कैश बुक है, चाहे वो परचेज बुक है, चाहे वो सेल्स बुक है, यानी कोई भी सब्सिडी बुक अगर है, उसमें अगर आपने टोटलिंग करते हुए गलती कर दी, उसका सीधा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा और गलती पकड़ी जाएगी। ठीक है जी, तो लिख लो आप। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द टोटल, for example if there is a mistake in the total
of any subsidiary book, the trial balance will not tally. ओके, दूसरी कौन सी गलती होती है? पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। फिर वही बात, अब यहां देखो, अगर आपने गलती से रॉन्ग साइड पे पोस्ट कर दिया तब भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। मींस यू हैव परचेज द गुड्स, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, आपने गलती से क्रेडिट में डाल दिया, सेल्स दिखा दी, हो सकती है ना गलती। अगर रॉन्ग साइड पे भी आपने पोस्टिंग कर दी तो उसका भी सीधा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। सर ये कैसे होगा, एक बार करके दिखाओ ना। मैंने कहा ना आपसे एक एक गलती करके दिखाऊंगा, लेकिन वो बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल, सबसे डिटेल में पढ़ाने वाला चैप्टर है 11th क्लास के अंदर। मैं आपको एक गलती करूंगा, पहले हम सही काम करेंगे, फिर एक गलती करेंगे, गलती का इफेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ऊपर से लेके नीचे तक कहां तक इफेक्ट आया, ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन अभी उसमें मत घुसो, अगर अभी हम उसमें घुसे तो फिर ये चैप्टर यहीं कहीं रह जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और बीच में भी हमारे को 3 चैप्टर और करने हैं, है ना। इसीलिए वो बहुत डिटेल में पढ़ने वाला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं आज समझाऊंगा आपको, मैं आपके सामने गलत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि गलती करने से कौन सी बुक पे इफेक्ट आया, फिर कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आया, फिर कैसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आया, और फिर क्यों नहीं आया। ये वाली टाइप, दोनों टाइप मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो देखिए अभी सिर्फ हम इसको टॉपिक के हिसाब से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बुक में टॉपिक गिवन है इसलिए इसको खत्म कर रहे हैं। तो कौन सा? पोस्टिंग ऑन द रोज। अगर रॉन्ग साइड पे पोस्ट हो गया, मतलब इफ यू हैव टू पोस्ट इन द डेबिट साइड एंड बाय मिस्टेक यू पोस्टिंग क्रेडिट साइड, को डेबिट में पोस्ट करना था, क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, तब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, if it is posted on credit side by mistake, and vice versa, then in both cases trial balance will not tally. ठीक है जी। वो एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, परचेज की थी हमने, दिखा दिया सेल्स, हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और हमने उसको दिखा दिया कहां? क्रेडिट के अंदर, गलती हो गई, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। फिर है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, तीसरा पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। ये लो जी, एक है रॉन्ग टोटलिंग, दूसरा पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, तीसरा पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अगर ये भी हमने किया तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। लिखो फॉर एग्जाम्पल इफ द पोस्टिंग इन एन अकाउंट इज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट, मतलब सुनो मेरी बात, अब यहां थोड़ा सा समझना, हल्का सा दिमाग लगा के मैं बोलता हूं पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। जब मैं पोस्टिंग की बात करता हूं, ये देखो पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, जब हम पोस्टिंग की बात करते हैं ना, पोस्टिंग मालूम है पोस्टिंग कहां पे होती है? कहां होती है? लेजर। यानी बुक के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन पोस्टिंग करते हुए हमने गलती कर दी। अगर हमने पोस्टिंग करते हुए रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, जब हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी ना, रिकॉर्डिंग की थी, तब ठीक था।
रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम ठीक थे, लेकिन पोस्टिंग करते हुए हमने गलती कर दी, तो फिर ऐसे केस के अंदर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। सर रिकॉर्डिंग करते हुए गलती करें तो क्या होगा? अरे बात की बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझना। मैं जब पोस्टिंग वर्ड का यूज करता हूं तो पोस्टिंग मालूम है कहां पे होती है? आफ्टर रिकॉर्डिंग। याद करना, अगर आपको नहीं याद रहा तो लिख लो, आफ्टर रिकॉर्डिंग। पोस्टिंग हमेशा आफ्टर रिकॉर्डिंग की बात होती है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री, यानी आपका जर्नल एंट्री तक सब ठीक है, यू आर 100% करेक्ट अप टू द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आपने गलती की है, यू हैव मेड अ मिस्टेक आफ्टर द जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री करने के बाद ही तो हम पोस्टिंग करते हैं टू द रेलिवेंट अकाउंट्स, जो जिसका अकाउंट होता है उसमें पोस्ट किया जाता है। तो मैं पोस्टिंग वर्ड लिख रहा हूं, अगर आपने नहीं नोट किया अभी तक तो नोट कर लो। पोस्टिंग का मतलब है लेजर पोस्टिंग। वेन एवर वी टॉक अबाउट पोस्टिंग इन अकाउंट्स, पोस्टिंग का मतलब होता है आफ्टर जर्नल एंट्री। ठीक है जी, चलो तो ये हो गई हमारे, यहां पे भी है। उसके बाद चौथा लिखो, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन वन साइड। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। फिर वही कहानी, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, यानी कोई एंट्री थी, मान लो एंट्री थी हमारे पास क्या, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा पायल को, है ना, एंट्री सही है, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने सेल्स की 5,000 रुपए की पायल को, पायल के अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया, सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। हो सकती है ना गलती, कल भी हो रही थी ना गलती, एक देखा था आपने 1090 की इधर, है ना, हमने एक तरफ तो पोस्ट कर दिया, यानी पायल के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, जनरल एंट्री सही है, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री सही है और पोस्टिंग भी सही है, लेकिन एक साइड तो पोस्टिंग कर दी पायल के अकाउंट में, लेकिन सेल्स के अकाउंट में अपडेट करना भूल गए, सेल्स के अकाउंट में हमने पोस्टिंग नहीं की। तो ऐसी अगर गलती होगी, ओमिशन का बना मतलब होता है भूल जाना, ओमिशन मैंने भूल गए, ओमिशन मतलब भूल जाना। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, देखो फिर वही बात, पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, यानी एंट्री जो है जनरल एंट्री, उसकी एक साइड की पोस्टिंग कर दी, एक साइड की गलती से भूल गए, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। फाइन, लिख लो आप। फॉर एग्जाम्पल if we have received rupees 500 from Payal, it is correctly entered in the cash book, but omitted to be posted in Payal account. In Payal account. ठीक है जी, ये भी कहानी हो गई। उसके बाद डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर देना, यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। मीन्स वी हैव रिसीव्ड 500 रुपीज फ्रॉम पायल, बट बाय मिस्टेक वी हैव पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार पोस्ट कर दिया, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। ऐसे बोलते हैं डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर दिया, ये भी गलती हो सकती है, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। देखो, इफ वी हैव पोस्टेड ट्वाइस in the same account by mistake, even in that case the trial balance will not tally. और फिर लास्ट में लिखो एरर्स in totaling, errors in totaling and
बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, एरर्स इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। सब कुछ काम ठीक किया, लेकिन लास्ट में जब बैलेंसिंग निकालने की बारी आई, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी निकालने की बारी आई, तब गलती कर दी। वहां भी अगर मिस्टेक कर दोगे तब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। मैं कसम से कहता हूं, ये पॉइंट को आप नोट रखना, इन सब बातों को नोट रखना। मैं एक एक पॉइंट, ये 6 की 6 बातें जो आपको लिखवाई है ना, मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मुझे याद दिलाना, सर आपने कहा था एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने 6 पॉइंट लिखवाए थे कि 6 तरह की गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। हमें एक एक गलती करके दिखाओ। मैं एक एक गलती आपको यहाँ करके दिखाऊंगा और यहीं कोने में ट्रायल बैलेंस बना के उसका इफेक्ट आपको दिखाऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि हमें टाइम लगेगा, लेकिन हम ये काम करेंगे। इस चैप्टर को सीखने के लिए, एक्टिविटी को सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक आपको ये पता ना चले कि गलती क्या हुई और उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो मैं जितनी मर्जी गलतियां आपको पढ़ा दूं, आप पढ़ जाओगे और पढ़ के आगे निकल जाओगे। आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एन मिस्टेक एंड उस मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आगे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ट्रायल बैलेंस तक उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब तक मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा तब तक वो चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। और विश्वास मानना, पूरी क्लास, नॉट ओनली पूरी क्लास, पूरा स्कूल, आपके स्कूल में अगर 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है ना, तो कोई भी बच्चा रेक्टिफिकेशन के चैप्टर को कर नहीं पाता। सिर्फ गिनी चुनी 25-30 एंट्री को रट्टा लगवाया जाता है और वही रट्टा लगा के हर साल आगे निकाल दिया जाता है। फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप देखो, कल वो प्रीति आई थी जब वो एंट्री पूछ रही थी रेक्टिफिकेशन, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसलिए हम इसको एक ही बार करेंगे तसल्ली के साथ, ठीक है। अभी आप ये लिख लो, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती? एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, फाइन। ये कौन सी एरर्स हैं? तो लिखो सबसे पहले नॉट अफेक्टिंग में एरर ऑफ ओमिशन। इसका इसका मीनिंग लिख लो, लिखो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका मीनिंग लिख लो, मीनिंग पहले, इसका मीनिंग लिख लो पहले। एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, इसका मीनिंग लिखो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस is to check the arithmetical accuracy of accounts. To check the arithmetical accuracy of accounts. However, the balancing of debit and credit side of trial balance does not mean that there are no errors in the books of accounts. There are some errors which do not affect the trial balance. There are some errors which do not affect the trial balance, and those errors are: number 1, error of omission. अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, एरर ऑफ ओमिशन। इधर देखो ये कितना सिंपल है, एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब है कतई भूल जाना। यहां भी ओमिशन था, लेकिन ओमिशन ऑफ पोस्टिंग था, यानी रिकॉर्डिंग हुई थी। ये है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब बिल्कुल ही भूल गए, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। आपने मुझे गुड्स बेचे, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू फाइल। मैंने कतई एंट्री नहीं की, वो परचेज हुई, आपने गुड्स उतारे, आप चले गए और मैंने वो इनवॉइस कहीं गुम कर दिया, उसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। आप भी पैसे मांगने नहीं आए,
मेरे को भी बिल्कुल मेरी बुक्स के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की गई, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस में कहीं फर्क नहीं आएगा, लेकिन अकाउंट्स गलत है। आप जब कभी गलती से मान लो आज भी मार्च के महीने में अकाउंट्स क्लोज करते हैं, मान लो आपने जनवरी में मेरे को गुड सप्लाई किए, देखो कैसे होता बताता हूं आपको। अक्सर पकड़ा नहीं जाएगा, नहीं पकड़ा जाता। देखो आपने जनवरी 1 को मेरे को गुड सप्लाई की, मेरा और पायल का एग्रीमेंट हो गया 3 महीने का। पेमेंट कितने महीने के बाद मिलेगी? 3 महीने के बाद। तो सुनो अब क्या होगा, आपने हमको जनवरी में गुड सप्लाई किए, जनवरी फरवरी मार्च नहीं 3 दिन 4 महीने कर देते हैं, 4 महीने के बाद 4 मंथ्स का एग्रीमेंट है। आप 1 जनवरी को गुड सप्लाई करके चले गए, अब आप कब आओगे? 30 अप्रैल। लेकिन 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करना है, मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। जो गुड्स मैंने आपसे परचेज किए उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब इट्स अ कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन। मेरा सब कुछ टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी टैली कर जाएगा, मेरा फाइनल अकाउंट्स भी बन जाएगा। गलती कभी भी नहीं पकड़ी जाती अगर आप पैसे मांगने नहीं आते। जैसे ही आप मेरी दुकान पे आओगे 30 तारीख को, हाँ जी ले आओ मेरा चेक ले आओ, फिर उसके बाद चेकिंग स्टार्ट होगी। किस चीज का चेक? अरे भाई मैंने गुड्स सप्लाई किए, कौन से गुड्स, किस नाम से हैं? पायल इंडस्ट्री के नाम से। चेक किया जाएगा, अरे पायल तो है ही नहीं इसमें, इस नाम से तो कोई अकाउंट ही नहीं है। कब सप्लाई किए थे? 1 तारीख को। लाओ इनवॉइस लाओ, फोटोकॉपी है आपके पास, फिर आप दिखाओगे फोटोकॉपी जहां पे हमने साइन किए होंगे रिसीव। अरे यार गुड तो सप्लाई किए गए, वहां से फिर चेकिंग स्टार्ट होगी और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इसका मतलब इफ देर इज अ एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन, यानी देर इज नो रिकॉर्डिंग एट ऑल। यहां समझना बात को क्या लिखा था, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग हुई थी लेकिन पोस्टिंग की ओमिशन थी, और वो भी क्या, एक साइड एंट्री। यहां पे क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, यानी हमने बिल्कुल ही किसी एंट्री को अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर, लेकिन अकाउंट्स गलत होगा। देयर इज अ मिस्टेक इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो लिख लो, इसको लिख लो, 2 लाइनें इसके लिए। इफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, रिकॉर्डेड हो तो अंडरलाइन कर लेना। इफ द ट्रांजेक्शन is not recorded at all, it will be termed as error of omission. It will be termed as error of omission. Recorded को अंडरलाइन कर लेना। Recorded से मतलब, हाँ जी, रिकॉर्डेड से मतलब जर्नल एंट्री ही नहीं की, मतलब जनरल एंट्री ही नहीं की, जनरल बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, या कह सकते हो परचेज बुक में रिकॉर्ड, किसी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गई पहली। दूसरी लिखो एरर ऑफ कमीशन। द सेकंड वन इज एरर ऑफ कमीशन। अब देखो ये क्या होती है, अब ये कौन सी गलती है, ये गलती क्या है, इसमें रिकॉर्ड तो किया है जर्नल के अंदर, लेकिन जब हम जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहे थे ना, प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हुए, उसी टाइम पे अमाउंट गलत डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग में गलती नहीं है, पोस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, शुरू में रिकॉर्डिंग करते हुए आई परचेज द गुड्स फ्रॉम पायल फॉर 5,000, आई वेंटेड इन 50,000। मैंने गुड्स परचेज किए 5,000 के पायल से और एंट्री कर दी 50,000। कब? जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग अमाउंट व्हाइल डूइंग द रिकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। वहीं से गलती स्टार्ट कर दी। मैंने गुड्स परचेज किए आपसे 5,000 रुपए की, आप गुड्स देके चले गए 5,000 के, और मैंने एंट्री कर दी 50,000। वहीं से गलती स्टार्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। इसे बोलते हैं, वो कमीशन नहीं है जो मिलता है सेल्स परचेज पे, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। When the wrong amount has been entered, और भी कैसे, when the wrong amount has been, क्या बोलेंगे उसको, recorded at the time of journal entry, तब हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। लिख लो आप, 2 लाइन लिख लो। If the wrong amount is entered, if the wrong amount is entered at the time of recording,
at the time of recording, it is termed as error of commission. अब ये सारी बातें आपको सीखने में इतना मजा आएगा ना जब आप वहां पे सीखोगे इस चैप्टर में। मैं आपको सिखाऊंगा एरर ऑफ कमीशन कैसे हुई और उस एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है लेकिन आपने गलती कर दी है। गुड्स परचेज किए 5,000 के, दिखा दिए मैंने 50,000 के, रिकॉर्डिंग में ही गलती कर दी, दिखाए 50,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू फायर 50,000। मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में कहां इफेक्ट आएगा? लास्ट तक ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, सब कुछ टैली कर जाएगा। ये तो जब टाइम आएगा पेमेंट देने का और मैं आपको 50,000 की पेमेंट दूंगा और आप सामने से कहोगे भैया 5,000 देने हैं, 50,000 नहीं देने, उस वक्त में आंखें खुलेंगी, ओ इतनी बड़ी गलती, वहां पे जाके गलती पकड़ी जाएगी। अदरवाइज आप अगर 50,000 रुपए के चले जाओगे तो कभी ये गलती पकड़ी ही नहीं जाएगी। और ऐसा कंपनी में होता है, अगर सामने वाला सप्लायर ना बताए, अगर कोई सप्लायर वाला वैसे बता देते हैं सारे के सारे, अगर कोई ना बताए तो 50,000 की पेमेंट लेके चला जाए और वो चला जाए हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सोचेंगे हमारा अकाउंट बिल्कुल सही है, लेकिन सही महीने में गुड्स कितने के आए होंगे? 5,000। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं अकाउंट्स के अंदर जो कभी पकड़ी नहीं जाती, सारी उम्र के लिए पकड़ी नहीं जाती। ये तो किताबों में पकड़ रहे हैं जहां पे 4-5 एंट्रियां हैं, जहां एक दिन के अंदर 4 से 5,000 एंट्रियां होती हैं कि वहां गलती कहां पकड़ी जाती है? नहीं पकड़ी जाती। ठीक है, ये है एरर ऑफ कमीशन। आ जाओ तीसरी है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। PRINCIPL, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि गुड्स परचेज किए, लिखने चाहिए थे परचेज अकाउंट डेबिट, डाल दिया आपने कुछ और नाम। या फर्नीचर परचेज किया, लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने डाल दिया परचेज अकाउंट डेबिट। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। लॉ की मिस्टेक, प्रिंसिपली मिस्टेक कर दी, जिसमें आपने प्रिंसिपल मिस्टेक किया। आपका ट्रायल बैलेंस तो प्रॉपर टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस विल 100% टैली, लेकिन सही महीने में अकाउंट्स गलत हो जाएगा। यू हैव परचेज फर्नीचर वर्थ ऑफ ₹2 लाख, यू आर सपोज टू राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने लिख क्या दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर कहां जाता है? डेबिट साइड। परचेज कहां जाती है? डेबिट साइड। यानी आप अपनी साइड पे सही चल रहे हो लेकिन प्रिंसिपल गलत हो। सोच के देखो, आपने फर्नीचर परचेज किया 2 लाख रुपए का, एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने लिखा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर का बढ़ना क्या होता है? डेबिट, वो भी एक असेट्स है। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को कहां जगह मिलती है? डेबिट साइड, क्योंकि आप 2 लाख दिखा रहे हो, लेकिन प्रिंसिपली यू आर रॉन्ग। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जब आपने गलत अकाउंट में डाल दिया तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, लेकिन प्रिंसिपली आप गलत जा रहे हो, अकाउंट्स का रूल आपने तोड़ दिया। ऐसे दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एक एक एरर करने में मजा आएगा उस वक्त पे। अब चलो लिख लो 2 लाइनें, लिखो व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट इज violated while recording a transaction. While recording a transaction, that error is termed as error of principle. ठीक है जी। ओके, एक और लिखो कंपनसेटिंग एरर्स। एक लिखो कंपनसेटिंग एरर। अब बताए कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं? ये होती है एक गलती दूसरी गलती को छिपा लेती है। एक गलती दूसरी गलती को जब छिपा दे उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। फाइन, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, आई परचेज गुड्स फ्रॉम पायल फॉर ₹5,000। ठीक है, दिखा दिए कितने? 50,000।
हो गई गलती। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने इससे गुड्स परचेज किए 50,000 और दिखा दिए कितने 5,000। एक गलती ने दूसरी गलती पे पर्दा डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। ऐसा भी अकाउंट्स में होता है। ऐसी गलतियां भी अकाउंट्स में होती हैं कि आपसे मैंने जो गुड्स लिए वो भी गलत दिखाए, इससे जो गुड्स लिए वो भी गलत दिखाए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। ऐसी भी गलतियां होती हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं, मतलब एक गलती दूसरी गलती को ढक देती है, वो दोनों ही गलतियां पकड़ी नहीं जाती और उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोज आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। व्हेन वन मिस्टेक कवर द अदर मिस्टेक, एक गलती दूसरी गलती को कवर कर जाए और वो गलती पकड़ी ना जाए, उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ना आए, उस गलती को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है जी, लिख लो आप 2 लाइनें फटाफट जल्दी से। इफ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड, नहीं ऐसे नहीं लिखो, लिखो इफ, इसको काटो, लाइन को काटो प्लीज, इसको काटो। इफ द इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन इज न्यूलिफाइड, न्यूलिफाइड का माने होता है क्या बोलेंगे, क्रॉस कर जाए, है न्यूट्रल करते हैं ना, न्यूलिफाइड। इफ द इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन is nullified with the effect of some other transaction. If the effect of one error or transaction is nullified with the effect of some other error, is called compensating error. With the effect of some other error is called compensating error. ठीक है जी, तो ये सारी गलतियां होती हैं। दीज आर ऑल मिस्टेक्स इन द ट्रायल बैलेंस। ये सब गलतियां होती हैं, इनका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट समझ में आएगा, आपको नजर में आएगा, इनका नजर में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो छोटी सी बात अगर दिमाग में रखनी हो, अभी इसको तुक्का नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं करना। आपने एक बात नोट की होगी, ये सारी की सारी गलतियां रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो रही है। आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग के टाइम पे सारी गलतियां हो रही है। यानी अगर रिकॉर्डिंग करते हुए गलती हो जाए, रिकॉर्डिंग याद रखना, 2 वर्ड रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। रिकॉर्डिंग होती है क्या, ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना, पहला प्राइमरी स्टेप। रिकॉर्डिंग करते हुए जब गलती हो रही है तो उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर पोस्टिंग करते हुए जो गलती होती है, पोस्टिंग करते हुए उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नजर आ जाता है। यानी अगर रिकॉर्डिंग सही हुई हो और पोस्टिंग गलत हो जाए तो उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट समझ में आ जाता है। अगर छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, लेकिन ये तुक्का नहीं रखना आप दिमाग में। और भी कुछ गलतियां हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसको इतना ही याद नहीं करना, सिर्फ इस चैप्टर के लिए इतना आप दिमाग में रख सकते हो। इफ अ मिस्टेक हैज हैपेंड द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट विल नॉट अफेक्ट द, इफ द मिस्टेक हैज हैपेंड द टाइम ऑफ पोस्टिंग, इट विल अफेक्ट द। इतनी बात आप दिमाग में रख सकते हो। इसका निचोड़, इस सारे का जो आपने पढ़ा, अगर इस सबको अगर छोटे से एक निचोड़ में आपको रखना हो दिमाग के अंदर याद रखने के लिए, तो आप देखो, ये देखो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर्स, ऑल दिस एरर्स आर हैपन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो गलती हो जाए उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं दिखता, उस गलती का ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नजर नहीं आता, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी पोस्टिंग के टाइम पे गलती हो रही है, टोटलिंग या पोस्टिंग, देख रहे हो आप, ज्यादातर यही थी ना, पोस्टिंग एंड टोटलिंग, जो ऐसी गलती हो रही है वो गलती सीधा इफेक्ट डालती है ट्रायल बैलेंस के ऊपर और आराम से पकड़ी जाती है। ठीक है जी, तो चलो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रायल बैलेंस के, फाइन। बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। सस्पेंस अकाउंट के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका। जब कभी भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आए, वी ऑलवेज ओपन अ अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज हेल्प टू मैच द ट्रायल बैलेंस। आप लिख लो चाहे 2 लाइनें फटाफट सस्पेंस अकाउंट के बारे में लिख लो। लिखो सस्पेंस अकाउंट, मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये भी लिख लो आप। इसकी थ्योरी है ना इस चैप्टर की, तो कभी आ भी सकती है, ये मैडम में पूछ सकती है सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है।
वैसे तो हम जानते हैं हिंदी में अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें कि कभी भी ट्रायल बैलेंस में कोई भी डिफरेंस आ जाए और ट्रायल बैलेंस को हमारे को बहुत जरूरी हो जाए मैच करना, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा अकाउंट्स क्लोज नहीं हो सकते किसी बिजनेस के, और उसकी वेट भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वेट फॉर ट्रायल बैलेंस टू गेट क्लोज। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह डिफरेंस आ रहा हो उसका सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं और बाद में उस गलती को हम ढूंढ लेते हैं, रुक के उस गलती को हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये भी काम आप करके देखोगे। आप सस्पेंस अकाउंट भी खोलोगे, आप सब कुछ करके देखोगे, सस्पेंस अकाउंट को हटाओगे भी सही। ये सारे काम आप करने वाले हो अगले चैप्टर में, जहां पे आप पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। लिखो आप, समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंस, समटाइम देयर इज अ डिफरेंस in the trial balance, and in spite of best efforts that error cannot be found by an accountant. That error cannot be found by an accountant. In such a situation, to avoid the delay in the preparation of final accounts, the difference in the trial balance is placed to a newly opened account known as suspense account. Whichever side the difference is coming, the suspense account is placed at that side. But we make a note here, we must note that once the error is located, the rectification entry will be passed. With the help of suspense account. So, with the help of suspense account. So the suspense account will automatically close. ओके, अब आपका दिमाग है, देखो सोचना चाहिए। अगर कोई भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आया तो हमने सस्पेंस अकाउंट दिखा दिया। सुनना गौर से, सस्पेंस अकाउंट दिखा के ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया, मिल गया ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट मिल गया, काम आगे बढ़ गया। चलो आगे चलो। लेकिन सर कभी ऐसा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में वो गलती कभी पकड़ी ही ना जाए? हाँ, बहुत बार होता है। अरे भाई गलती है, कभी कभी ऐसी ऐसी गलतियां चलो वो तो वहां पे वो करते हैं, यहाँ अपने इंडियंस भी, मतलब जो लोग नए नए अकाउंटेंट होते हैं ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि गलतियां कभी पकड़ी नहीं जाती। तो सर उस केस में सस्पेंस अकाउंट का क्या करेंगे? अगर बाई चांस मान लो आपने बहुत कोशिश की, यार आपने सारा अकाउंट चेक कर लिया, 6 महीने हो गए, वो सस्पेंस अकाउंट की गलती नहीं पकड़ी जा रही है, अकाउंट क्लोज हो गया, अगला साल आधा निकल गया,
अभी तक पिछली गलती नहीं पकड़ी गई पिछले साल की। अब क्या करें उसका, उस गलती के साथ कितना और टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, लिखो आप, इफ सस्पेंस अकाउंट, if suspense account is not been settled, it means we have failed to locate the error. We are failed to locate the error. Then in that case, it will be taken to the balance sheet. It will be taken to the balance sheet. लेकिन अब यही प्रॉब्लम आ गई, बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे लेके जाए, असेट्स में दिखाएं कि लायबिलिटीज में दिखाएं, ये भी समस्या है ना। मतलब अगर गलती पकड़ी ही नहीं गई, 6 महीने हो गए, गलती लटक रहे, गलती के साथ लटक रहे, गलती नहीं पकड़ी जा रही गलती। अब क्या करें, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को उठा के बैलेंस शीट में ले जाओ। अब लेकिन प्रॉब्लम, तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे भाई, 2 साइड होती है बैलेंस शीट में, एक तो असेट्स एक लायबिलिटीज, तो कौन सी साइड? तो लिखो फिर यहां जल्दी से, इफ सस्पेंस अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, it will be shown on the asset side of balance sheet. अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में था, समझ रहे हो मेरी बात, अगर डिफरेंस डेबिट साइड में था, इफ सस्पेंस अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, इट विल बी टेकन टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड इफ द सस्पेंस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, इट विल बी टेकन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लो अब मैंने आपको तोड़ करवा दिया इसका, यहां तक लास्ट था, ठीक है जी। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिख रहा है तो असेट्स में दिखा दो, क्रेडिट में दिख रहा है तो लायबिलिटी साइड में दिखा दो। ये तब करना है जब गलती किसी भी हालत में पकड़ी ही ना जाए। मतलब साल 1 खत्म हो गया, सस्पेंस अकाउंट आपने खोल दिया, ट्रायल बैलेंस को मिला दिया, फाइनल अकाउंट बना दिए, 6 महीने और चले गए, अब नहीं पकड़ी जा रही गलती, तो ऐसे केस के अंदर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखाया जाएगा, उस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हुए भी आपकी आंखों के सामने एक प्रॉब्लम आएगी, क्या, अब कहां ले जाए इसको, असेट्स में के लायबिलिटी में? तो फिर दिमाग में आएगा क्या, फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस में जाके देखो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ दिखा रहे थे, डेबिट साइड, तो कहां ले जाओगे? अगर क्रेडिट साइड होगा तो कहां ले जाओगे? हो गया खत्म। अभी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है जी, जो हमने लास्ट पढ़ा ना, ये पेपर में मैडम में पक्का पूछती हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लियर ना हो और लगातार ट्रायल में दिखता रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेल टू लोकेट द एरर। तो फिर सस्पेंस का क्या करेंगे? 2 काम करेंगे जी, अगर डेबिट में बैलेंस होगा तो असेट्स में ले जाएंगे, क्रेडिट में होगा तो लायबिलिटी में ले जाएंगे, यही करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया खत्म इस टॉपिक का, ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास करने के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से एक आधा क्वेश्चन बचा होगा, वो आप कर जाओगे, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कल कर दिया था शायद, नहीं, ये कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी किया था, वो आप कर जाओगे, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, वो आप कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमने ऑलरेडी करवा दिया है, जो पुरानी बुक का है वो हमने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप कर जाओगे। इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने यही खत्म किया। अब जो हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर, अब वो सीरियस अकाउंटिंग है। अब तक जो भी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा दैट वाज अ प्राइमरी अकाउंटिंग, मतलब पोस्टिंग आपने पढ़ ली, रिकॉर्डिंग आपने कर ली, पोस्टिंग उसके बाद क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, समराइजिंग आपने कर लिया। अब जो अकाउंटिंग आप पढ़ोगे ना, अब वो बड़े बच्चों की अकाउंटिंग है। अब तक जो भी आपने किया दैट वाज अ जूनियर बुक कीपर। एक बुक कीपर जो काम करता है, जिसे हम कहते हैं वो 5,000 10,000 लेने वाला अकाउंटेंट, यहां तक का काम आपने अब सीखा। अब सही मायने में अकाउंटिंग सीखने का टाइम आया है। ये सही अकाउंटिंग अब स्टार्ट होगी, जिसको आपको सही में पता लगेगा अकाउंटिंग कहते किसको है। अब तक जो भी आपने कहा वो सब प्राइमरी जॉब थी,
रिकॉर्डिंग करी, जनरल एंट्री कर ली, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने पोस्टिंग कर ली, जिसे क्लासिफिकेशन आपने कहा वो भी आपने कर दिया, फिर समराइजिंग आपने कर दी, ट्रायल बैलेंस भी हो गया। यहां तक का काम जो आपने किया दैट वाज ऑल प्राइमरी जॉब्स, एक बहुत छोटे अकाउंटेंट का काम, ठीक है जी। अब जो आप करने वाले हो अब वो है सबसे बड़ा काम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद करोगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद आप करोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर करोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद करोगे आप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ये सारे के सारे चैप्टर जो आगे आप पढ़ने वाले हो, अब ये एक रियल अकाउंटिंग चैप्टर्स हैं। यहाँ आपका वजन भी लगेगा, यहाँ आपका दिमाग भी लगेगा, और यहाँ पे आपको बहुत अलर्टनेस के साथ बैठना पड़ेगा। अब वो चैप्टर खत्म हो गए जहां आप फटाफट से 4-5 क्वेश्चन करते गए और चैप्टर को खत्म करते गए, ठीक है जी। तो कल से जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दे विल बी सीरियस चैप्टर्स। अब हम सीरियस चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब सीरियसली आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी आपसे 11th क्लास की पढ़ाई हो पाएगी। इसके बाद अब जितने भी चैप्टर हैं, आगे 6-7 चैप्टर बचे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। जितने भी चैप्टर इसके बाद अब बचे हैं, हर एक चैप्टर आपसे लहू मांगेगा। हर एक चैप्टर अब आपसे लहू मांगेगा, मतलब आपसे सिटिंग मांगेगा, आपसे पढ़ाई करने का तरीका मांगेगा। अब हवा में उड़ के पढ़ाई नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस तक जितने भी बच्चे होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस तक वो सब पढ़ जाते हैं प्लस माइनस करके। ट्रायल बैलेंस के बाद ही रियल पढ़ाई शुरू होती है, ठीक है जी। वो आपको कल ही नजर आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि भगवान से दुआ करो कि अब हम छुट्टी ना करें और आप भी छुट्टी मत करो, ठीक है, ताकि आपने एक छुट्टी एक चैप्टर में की, वो चैप्टर आपके साथ चला जाएगा। जिस चैप्टर में आप छुट्टी करोगे अब वो चैप्टर आपके साथ चला जाएगा परमानेंटली, दोबारा समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो कल स्टार्ट करेंगे हम BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।